हाँ नम्रा, जो आपका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये सेकंड लेक्चर होगा आपका। ओके सर। सो जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। उमर, उसामा, कोई डाउट क्लास क्लास का? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अच्छा अलमई, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जिसकी मुझे आज जरूरत पड़ेगी, मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ उन्हें, तो जरा सा कुछ लिख लीजिए। जैसे मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बहुत यूज करूंगा, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l1 t-2। स्पीड में आपको करा चुका था, मैं एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करूंगा। एक्सेलरेशन इज l1 t-2, इसे लिख लीजिएगा। एक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला में याद होना चाहिए, एक एक्सेलरेशन का याद होना चाहिए। सो लास्ट क्लास तक हमने लिस्ट जो बनाई थी, उसामा लास्ट क्वांटिटी कौन सी थी जहां तक हम लिस्ट बना चुके थे? उसामा, उमर, लास्ट क्वांटिटी। ल्यूमिनोसिटी थी आई थिंक। ल्यूमिनोसिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, हम तो डिराइव भी कर लिया था। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एक भैया। 11th थी। उसामा कहां तक कर लिया था हमने, जरा याद दिलाओगे? स्पीड करा दिया था, सर हमने किया फिजिकल क्वांटिटीज करा दिया था मैंने आपको, फंडामेंटल करा दिया था मैंने आपको, डिराइव्ड करा दिया था मैंने यस आपको, सर। फिर सप्लीमेंट्री एंगल करा दिया था, डायमेंशनल चल रहा था सर, डायमेंशनल फार्मूलाज वो हाँ भी यहाँ हो गया था। वो भी हो गया था, उसमें भी ना याद भी नहीं रहता ना, उसमें मैंने कुछ लिस्ट कराई थी आपको कुछ और क्वांटिटीज की। यस सर। कौन कौन सी हो गई थी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और क्या हुआ था? स्पीड भी हो गया था, यस सर, स्पीड भी हो गया था। फोर्स तक हो गया था। और रहीम, फोर्स तक हुआ था कंप्लीट? यस सर। वर्क डन भी करा दिया था? नो सर। नहीं हुआ था, वर्क डन नहीं हुआ था। सो देखो हम एक लिस्ट बना रहे हैं नम्रा, बस एक दो क्वांटिटीज हैं जो आप कर चुकी हैं, ठीक है, बस 2 मिनट का रिवीजन है, फिर उसके बाद हम नया स्टार्ट कर देंगे। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट, serial number, physical quantity, formula, dimensional formula, SI unit and series। ये आपकी लिस्ट है। तो सीरियल नंबर में फर्स्ट क्वांटिटी आती है। मैंने आपको कितनी क्वांटिटीज करा दी थी रहीम? 5 6 कितनी क्वांटिटीज? सर आपने लेंथ करवाई थी, एरिया करवाया था, वॉल्यूम करवाया था और वर्क डन और एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन करा दिया था, फोर्स भी तो कराया था। यस सर, फोर्स भी। कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। यस सर। So this is sixth quantity which is work done। सर मोमेंटम भी रह गई। मोमेंटम भी करा दिया था, फोर्स से पहले मैंने मोमेंटम ही कराया होगा। वर्क डन, देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, अंकुश आपकी कौन सी क्लास है अभी? नहीं लिंक। 11th आप डायमेंशंस के लिए आए या कोई और बैच आपको कर? अरे ये तो पहले हो रखा था मेरा। आपका हुआ है? यस सर, डायमेंशन आपने करवा दिया था। ओके, एक सेकंड, मैं निष्कर्ष से कहता हूँ आपसे कांटेक्ट करें। तो नेक्स्ट देखिए, वर्क डन जो है, वर्क डन इज फोर्स
multiplied by displacement. जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे वर्क डन का, देन इट्स फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज m1 L1 T minus 2 multiplied by the dimensional formula of displacement, that's L1. तो जब आप कंबाइन करेंगे इट्स m1, जब आप मल्टीप्लाई करोगे L1 into L1 L स्क्वायर हो जाएगा, T minus 2 हो जाएगा. दैट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन. जब आप SI यूनिट लिखेंगे तो फोर्स की यूनिट होती है इट्स kg, इट्स मीटर per second square. Displacement is meter, so it's kg, it's meter square per second square. जब आप CGS लिखोगे तो kg की जगह आप ग्राम यूज करेंगे, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर यूज करेंगे पर सेकंड स्क्वायर. सो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. इसको कंबाइन कर आप जूल लिख सकते हो, इसे आप कंबाइन करके अर्ग लिख सकते हैं. एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा, जितने भी टाइप की एनर्जीज होती हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन के साथ मैच करेगा. साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन के साथ मैच करता है. तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैव सेम डायमेंशंस. वर्क डन और जितने भी टाइप की एनर्जीज होंगे उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है. लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ हीट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी वुड बी सेम, m1 L स्क्वायर T माइनस. तो आप किसी भी टाइप की एनर्जी ले लीजिए और वर्क डन डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला मैच करता है. So work done and all types of energies have exactly same dimension formula. इतना लिखो. इसके बाद हम रोटेशन की क्वांटिटीज लिखेंगे. इतना लिखो जल्दी से, इतना हो जाए तो मुझे बताइए आप, फिर रोटेशन की क्वांटिटीज लिखते हैं. इतना हो गया, रब करूं इसे. सर आपने ये ERG क्या साइड में लिखा है नीचे? जी जी दोबारा. हाँ ये CGS के नीचे ERG. सर ERG, उसके just side में. ERS, सर he is talking about ERS. ERG अर्ग, जो CGS यूनिट है ना एंड वर्क डन की, उसे अर्ग कहते हैं. जैसे SI को जूल कहते हो, इसे अर्ग कहते हैं. ओके सर. SI यूनिट इज जूल, CGS यूनिट इज अर्ग. ये लिख लिया आप लोगों ने. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वांटिटी 6th के बाद अब हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे. अब वो क्वांटिटीज आएंगी आपके सिलेबस की जिन क्वांटिटीज को हम रोटेशनल मोशन में यूज कर रहे हैं. अब हम वो क्वांटिटीज यूज करेंगे जिन क्वांटिटीज को आप रोटेशनल मोशन में यूज करें. तारिक अपने आप को म्यूट रखिए. बहुत मोहम्मद तारिक, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है. सो देखो, आपके सिलेबस में 11th और 12th के सिलेबस में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबका ऑलमोस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए. तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे, लिस्ट है सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला की, और ये लिस्ट हम टॉपिक वाइज बनाएंगे. लाइक पहले हम वो क्वांटिटीज लेंगे जो रोटेशनल मोशन में यूज होती हैं, फिर आपके सिलेबस के और पार्ट्स पर आते चले जाएंगे. तो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है फैन का मोशन. फैन रोटेट कर रहा है, तो ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ फैन, जी हाँ टरबाइन, किसी भी चीज का रोटेशन है अगर, वहां आप जो क्वांटिटीज यूज करेंगे, अब उन क्वांटिटीज का डायमेंशंस लिखते हैं. फर्स्ट आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट एन एंगल. जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, इट्स एन एंगल ओनली. तो एंगल को आप ऐसे डिफाइन करते हैं.
मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पर एक बॉडी किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक चली गई, ये सेंटर ऑफ द ट्रैक है। तो इस बॉडी ने सेंटर ऑफ द ट्रैक पर जो एंगल सबटेंड किया है, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक ये जो आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ है दैट्स एल, जो रेडियस है आर्क का दैट्स आर। सो एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला है एंगल का। दोबारा देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है। सर्कुलर ट्रैक है, एक बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव करते करते ए से बी आ जाती है, तो ये बॉडी इस ट्रैक के सेंटर पर जो भी एंगल सबटेंड करेगी, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे लिखोगे, ए से बी तक लेंथ ऑफ द ट्रैक ले लो, रेडियस ऑफ द ट्रैक ले लो, ये जो रेशियो होगा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब आप रेडियन का भी यही फॉर्मूला होता है ना? हाँ, रेडियन का भी, रेडियन ही तो यूनिट है इसकी। अब जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, लेंथ को आप लिख सकते हो L1, रेडियस भी लेंथ है, इट्स L1, L1 से L1 कैंसिल होगा, दैट्स L0। तो इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसकी यूनिट जब आप लिखोगे, इसकी SI यूनिट इज रेडियन, CGS में कोई यूनिट नहीं होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट एक क्वांटिटी आएगी जिसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ अब तुम में से कुछ लोग बताना शुरू करेंगे, रहीम फॉर्मूला बताना शुरू करो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सर डायमेंशनलेस। इट्स L0, वेरी गुड। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला? सर T1। T1। अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कितना हो जाएगा? सर T-1। T-1, परफेक्ट। जब आप यूनिट्स लिखोगे तो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, टाइम इज सेकंड्स, सो इट्स रेडियन पर सेकंड्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद कुछ और क्वांटिटीज हैं जो आपका होमवर्क होगा। जैसे एक क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए अगर मैं सारी क्वांटिटीज लिखवाने लगा तो मेरे कई हफ्ते तो लिखवाने में निकल जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, मैं 8 क्या लिखा था? 8 एंगुलर वेलोसिटी, ओके एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आप लिखते रहिएगा, अभी तो मैं जरा लिस्ट बना दूं फिर आप लिखिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपका होमवर्क होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आती है विच इज टॉर्क। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क का ये रिलेशन है दैट टॉर्क इज R क्रॉस F। R लेंथ है आपके लिए, इसे कहते तो पोजीशन वेक्टर है, बट ये लेंथ है, और F फोर्स है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे नम्रा बताएगी। नम्रा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? R लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा नम्रा? -1 है क्या? एक मिनट हाँ, और मैं कहां पर? ये -1 नहीं, नहीं है, फॉर्मूला एरो में। है, एरो एरो एरो, ये एरो साइन बताता है। हाँ जी नम्रा, आवाज आ रही है मेरी आपको? नम्रा क्लास में नहीं है। उमर जी। बताना शुरू करो। R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ है R1 L1। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला उमर? F1 डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट क्लास में किया था हमने। उसामा तुम बताओ क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? M1 L1 T-2 M1 L1 T-2। जब आप कंबाइन कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? सर M1 L स्क्वायर T-2। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, L टू द पावर 1 + 1 T टू द पावर -2। सो ये आ गया M1 L स्क्वायर T-2। अब जब आप यूनिट्स लिखोगे तो देखो ये पोजीशन है, इसकी यूनिट मीटर होती है। फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन है, इट्स न्यूटन मीटर। और CGS जब आप लिखोगे तो डाइन सेंटीमीटर। तो न्यूटन मीटर इसको ना ऐसे लिख देते हैं, न्यूटन मीटर। मीटर न्यूटन की जगह इसको न्यूटन मीटर लिख दो, और CGS हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर।
टॉर्क के बाद एक और क्वांटिटी है इसमें जिसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम भी आपका होमवर्क होगा। और एक चीज और है, देखिए अभी ट्रायल है तो सब एक ही साथ हैं, जेई वाले स्टूडेंट्स भी एक साथ हैं, नीट वाले भी एक साथ हैं, और स्पीड अलग अलग स्पीड के स्टूडेंट्स एक साथ हैं। कुछ दिनों में आपकी बैच डिवाइड हो जाएगी, जेई वाले अलग जाएंगे जेई की बैच में, नीट वाले नीट की बैच में जाएंगे, कुछ जिनकी बहुत ज्यादा स्पीड फास्ट है वो फास्ट बैचेस में। So, अभी सब एक है, धीरे धीरे बैच ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। सो इसको आपने यहां से लिखना था, लिखना शुरू कीजिए। लिख लिया था आप सबने? लग यस गया। सर। यस सर। अंकुश आपने यहीं तक किया था है ना? सर वो वेलोसिटी ग्रेडियंट वालों को समझ नहीं आया डायमेंशन। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो लास्ट क्लास में कराया था? और सर मतलब देखा था ना एनसीईआरटी की बुक में था ना, समझ नहीं आया था क्लास में था। चलो अभी उसको डिस्कस करते हैं, पहले इतना लिखना शुरू करो। स्लाइड चेंज करूं मैं? लिखा है यहां तक सबने? अलमई, नम्रा, यस सर। रहीम, यस सर। ये यस लिख सर। लिया था, इसको लिखिए। हो गया। सबने लिख लिया? उसामा, सर इसकी सीरीज में कोई क्वांटिटी नहीं होती क्या सर? सीजीएस इसकी यूनिट नहीं angular- होती, इसको सीजीएस यूनिट नहीं एग्जिस्ट करती, सीजीएस में हम Okay, इसे sir. मेजर नहीं करते। अंकुश यहाँ तक लिख लिया? सर एक मिनट। ओके। नम्रा आप क्लास में हैं? यस सर, मतलब मैं अभी उठ के गई थी, अभी आ गई। हाँ आ गई आप? अच्छा, लिखा है इतना? ये सब तो आप यहाँ तक तो शायद आपने लिख लिया था। यस सर डन। चलो सब लिख चुके हैं। अलमई लिख लिया आपने? डन। इसे लिखिए। सो आपका जो पूरा सिलेबस है ना 11th का, उसके अलग अलग सेक्शंस करेंगे। पहले वो क्वांटिटीज करेंगे जो स्ट्रेट लाइन में यूज होती हैं, फिर वो क्वांटिटीज करेंगे जो रोटेशन में यूज होती हैं, फिर देखेंगे हीट्स, तो यूज कहाँ होता है टॉर्क, ज्यादातर? रोटेट करने के लिए। जैसे अगर एक पेन है, मैं आपसे कहता हूँ इसे स्ट्रेट लाइन में मूव कराइए, तो आप इस पेन पर फोर्स अप्लाई करोगे, राइट? लेकिन मैं Yes, आपसे sir. किस कहता हूँ, पेन को रोटेट करिए, तो आप इस पेन पर टॉर्क अप्लाई करेंगे और ये रोटेट करने लगेगी। तो रोटेट करने के लिए आप टॉर्क यूज करें। जैसे फैन रोटेट कर रहा है, हाँ कोई भी फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन की मोटर फैन के ऊपर टॉर्क अप्लाई करी होगी, जिस टॉर्क की वजह से ये रोटेट कर जाएगा। और जो Okay, sir. टॉर्क पावर वाला होता है, मतलब जिससे पावर डिफाइन करते हैं, वो अलग होता है या फिर यही है? वो हाँ यही टॉर्क है, यही में भी टॉर्क है, टॉर्क होता है। यही टॉर्क है। मतलब जिसमें आप कहते हैं ना व्हीकल्स के अंदर टॉर्क, जी। कितना टॉर्क एक्ट करेगा, मोटर्स में इंजन्स की जी। पावर, आप वो टॉर्क यही है। न्यूटन मीटर तो में। बेसिकली पावर नहीं है, वो टॉर्क है, यही वाला टॉर्क है जो बता रहा है कि कितनी टॉर्क के ऊपर ये कितना रोटेट कर जाएगा। पावर अलग चीज होती है, इट्स एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। चेंज कर दूं स्लाइड? Yes, sir. नो सर। यस सर। ओके। सर कर दीजिए। सर आगे करिए सर, हो गया। चलो इसके बाद देखिए, अब जो भी क्वांटिटीज आएंगी आपके सिलेबस का, हाँ, आपके सिलेबस का एक पोर्शन है जिस पोर्शन में हम थर्मोडायनामिक स्टडी करेंगे। अब जो भी क्वांटिटीज होंगी ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप थर्मोडायनामिक्स में यूज करेंगे। हीट से रिलेटेड सारी क्वांटिटीज आएंगी। सो नंबर कितना हो गया था? 12, 13th। सो थर्मोडायनामिक्स में जो फर्स्ट क्वांटिटी आती है दैट्स टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर अलमई डिराइव्ड है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है? सर फंडामेंटल है। टेम्परेचर इज फंडामेंटल ना, तो टेम्परेचर के लिए आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप θ1 से रिप्रेजेंट कर दो, या कुछ ऑथर्स होंगे जो टेम्परेचर को K1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो आपकी चॉइस है, θ1 या K1।
SI यूनिट इज केल्विन, टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है जिसे हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे। CGS यूनिट सेल्सियस होती है, टेम्परेचर की CGS यूनिट सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस, ये CGS यूनिट। टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है जिसे हम हीट कहते हैं। हीट को आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा क्यू से। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट का जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे इट्स m1 इट्स L स्क्वायर T माइनस 2। एनर्जी इज नॉर्मल एनर्जी, जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने लिखवाया था शायद अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, वर्क डन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैव सेम डायमेंशंस। तो जो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही हीट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। सर ये तो हाँ SI यूनिट जूल होगी और CGS यूनिट कैलोरी होती है। हीट एनर्जी की CGS कैलोरी होती है, अर्ग नहीं। याद रखना हीट के अलावा हर एनर्जी की CGS अर्ग होगी, लेकिन सिर्फ हीट एनर्जी है जिसकी CGS कैलोरी होती है। अब हीट के बाद एक और क्वांटिटी आती है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। हीट के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं या स्पेसिफिक हीट को C से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला ये है, डेल्टा Q इज MS डेल्टा T। इसमें ये डेल्टा Q हीट है, M मास है, डेल्टा T टेम्परेचर है, और ये जो S है दैट S इज स्पेसिफिक हीट। तो यहां से आपको S कैलकुलेट करना है। इस S को आप ऐसे लिख सकते हो कि S होगा इट्स डेल्टा Q ओवर M इंटू डेल्टा T। अब आप लोग एक काम करोगे, डेल्टा Q का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, ये टेम्परेचर है, ये रहा θ1। मुझे जरा स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाओ फास्ट, जल्दी जल्दी करो। इतना लिखो, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताइए मुझे क्या आ रहा है। चैट रूम में इतना करने के बाद चैट रूम में आंसर लिखिए। और आंसर फैकल्टी को भेजिएगा, कई होस्ट हैं, फैकल्टी को भेजना है। हाँ? चलो जल्दी से करो, नम्रा तेजी से, अंकुश रहीम, ये टाइम नहीं है, दिस इज टेम्परेचर। ओके सर। टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। अंकुश कैलकुलेट करो कितना आ रहा है स्पेसिफिक हीट। तुम्हारा वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं भी डिस्कस करूंगा। गुड राइम, सही आ रहा है। बस एक राइम का आंसर है और किसी का नहीं है। तो इसमें हमें बस टेम्परेचर की जगह थीटा ही तो पुट करना होगा। हाँ बस इतना ही करना है, जल्दी से कर दो, कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। डेल्टा क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिखो, है ना, मास का m1 होता है, डेल्टा टी का θ1 होता है, सब सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। अंकुश क्या हो गया? सर टाइप कर रहा हूँ आंसर। अच्छा अच्छा, गुड, जल्दी जल्दी कर दो। नम्रा नहीं हो रहा? ये सर हो रहा है, हो रहा है। सर इसकी SQ क्या लिखेंगे हम? इसकी यूनिट यस सर। अभी लिखते हैं, खुद सोचो। हीट की यूनिट पता है, मास की पता है, टेम्परेचर की पता है, तुम बना सकते हो, I'm sure तुम सर बना ये लो। भी चैट में लिख दें। ओके सर। हाँ सब चैट में लिखो। अंकुश का देखो बिल्कुल सही आ रहा है, अंकुश और एक राहिम, इन दो का सही आया है, और बाकी सब पता नहीं क्या करें। अलमई क्या हो गया? उमर, उसामा, तारिक, नमरा, कोई नहीं करा। गुड राइम।
तो देखो यहाँ जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे ना, इट्स डेल्टा क्यू इज हीट m1 L square T minus 2 divided by m, its mass m1. Delta T is temperature, which is K1. तो specific heat आ गया, it's m0 L square T minus 2 K minus 1. अब आपकी मर्जी है, आप K लिखो या थीटा लिखो, that's your choice. उमर, आयाब, उसामा and नम्रा. यस सर। ये इतनी आसान सी चीज नहीं होगी तेरी. तारिक, यस सर। अब यूनिट लिखनी है. यूनिट में क्या? डेल्टा क्यू इज हीट जूल, मास केजी, टेम्परेचर केल्विन. तो ये कितना आ गया? ये आ गया जूल पर केजी पर केल्विन. सीजीएस लिखोगे तो जूल की जगह आप लिखोगे कैलोरी, केजी की जगह रखोगे ग्राम, केल्विन की जगह लिखोगे डिग्री सेल्सियस. अलमई, आया ये? जी सर। अच्छा, जी का मतलब है अगला होना चाहिए फिर, है ना? चलिए, जस्ट नोट इट डाउन. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. सीजीएस यूनिट क्या लिखा है? कैलोरी, ग्राम इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स. अच्छा, इनवर्स. चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं. 15 के बाद नेक्स्ट देखिएगा 16th क्वांटिटी. 16th जो क्वांटिटी है, सो दैट इज स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट के बाद आपका आएगा लेटेंट हीट. लेटेंट हीट भी आप सॉल्व करोगे. लेटेंट हीट को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. लेटेंट हीट के लिए रिलेशन ये, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल. एल लेटेंट हीट है, तो यहां से आप एल को लिख सकते हो डेल्टा क्यू बाय मास. डेल्टा क्यू इज हीट and this m is mass. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो. अलमई, मुझे देखिए अब आपका आंसर चैट रूम के अंदर. हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने पहले भी यूज किया था. मास का पता है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या है भाई. जैसे जैसे आप परफॉर्म करेंगे ढंग का, मैं बैचेस अपग्रेड करता चला जाऊंगा. मतलब 11th की बहुत बैचेस हैं. करंटली 6-7 बैचेस हैं. तो जैसे जैसे आप परफॉर्म करेंगे मैं अपग्रेड करता चला जाऊंगा बैचेस आपकी. अंकुश, वेरी गुड. नम्रा, वेरी गुड. अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? राहीम, उसामा, उमर. चलो मैं. राहीम, गुड. नम्रा, अंकुश या राहीम, इन 3 के आंसर्स हैं. तारिक, यस सर. आंसर लिखो. आंसर लिखो जल्दी से, चैट रूम में लिखो जल्दी से क्या आ रहा है आंसर. चैट रूम में आंसर लिखिए. तारिक, क्या मिल रहा है आपको लेटेंट हीट का डायमेंशन फॉर्मूला? उमर का भी ठीक आ रहा है. हाँ तारिक, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो ना, ऐसे क्यों राउंड कर रहे हो? अरे नहीं उसामा, ना ना ना. देखो देखो, डेल्टा क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए भाई, जिन लोगों से नहीं हो रहा. डेल्टा क्यू इज हीट. हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L square T minus 2. तो डेल्टा क्यू की जगह हमने लिखा m1 L square T minus 2. एंड दिस m is mass. मास की जगह आप लिख सकते हैं इट्स m1. m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी L square T minus 2. नाउ m से तो m कैंसिल होगा तो L square T minus 2 बचेगा.
जब आप यूनिट्स लिखेंगे तो डेल्टा क्यू इज हीट, इट्स यूनिट इज जूल, m is mass, unit is kg, so it's joule per kg. cgs लिखोगे, जूल की जगह आप कैलोरी यूज करेंगे, हीट है ना, और केजी की जगह आप ग्राम यूज करेंगे। उमर का ठीक आ रहा था, उसामा का गलत था, तारिक का आंसर ही नहीं आया था, अलमई का भी कोई आंसर नहीं आया था। तारिक, अलमई और उसामा क्लियर है? उसामा गलत Yes, sir. करने से मत घबराना, गलत होने तो कोई टेंशन नहीं, घबराना तब जब कुछ भी ना आ रहा हो, कुछ नहीं आएगा तो बड़ा परेशान होती है। तो अलमई क्या हुआ, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में? सर भेजा था मैंने, पता नहीं गया क्यों नहीं। यही भेजा था। भेजा था? किसे भेजा था? फैकल्टी को भेजना है, एडुकरेंट होस्ट को नहीं भेजना, फैकल्टी को भेजना है। ओ सर गलत भेज दिया था। गलत भेज दिया, चलो कोई बात नहीं। चलिए एक और, एक आखिरी करिए हीट में, उसके बाद आपके सिलेबस के किसी और पोर्शन पे चलेंगे। लेटेंट हीट के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। इसमें डेल्टा क्यू हीट है, डेल्टा टी टाइम है। अब ढंग से देखना, दो टी है, दोनों अलग अलग चीजें। ए एरिया है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं एल स्क्वायर, टाइम तो तुम्हें पता है T1 है। डेल्टा एक्स पोजीशन है, पोजीशन लेंथ होती है, तो पोजीशन का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L1। यहां जो मैं K यूज कर रहा हूं, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, दैट्स K। मुझे यहां से किसी तरह से K का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाओ, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ K। सर के की डायमेंशन नहीं है ना, क्योंकि वो तो वो है नहीं नहीं, न्यूमेरल। के कांस्टेंट नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, इट्स अ डायमेंशनल कांस्टेंट। इसके डायमेंशंस होंगे, निकाल के दिखाइए, डायमेंशंस आएंगी, करिए कैलकुलेट। शुरू हो जाओ जल्दी से। तारिक, मुझे आंसर दिखे, मतलब तुम्हारे अलावा सबके आंसर्स दिखे थे। अंकुश, सर आपकी आवाज सही से ये आवाज नहीं आ रही साहब से। तारिक वो प्रॉब्लम ना तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन के एंड से है, मतलब मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है। डेल्टा टाइम को क्या लिखेंगे? T1। हाँ, टाइम है T1 ओनली। और ये जो कैपिटल टी है ना, डेल्टा कैपिटल टी, ये टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, कैपिटल टी टेम्परेचर है। इतना टाइम लगेगा? 2 मिनट का क्वेश्चन होता है बस। चलो 34 पे दिया था, 36 तक वेट करते हैं, 7:36 तक, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँ। अरे गुड, नम्रा का कुछ आंसर आया, नम्रा का आंसर आया 8 ठीक है, मास की पावर ठीक है, लेंथ की पावर ठीक है, नम्रा टाइम भी ठीक आ रहा है और टेम्परेचर भी ठीक आ रहा है, वेरी गुड। राहिम गड़बड़ कर रहे हैं आप गड़बड़ कर रहे हैं। अंकुश क्या हो गया? सर समझ आ गई गलती। समझ आ गई गलती, गुड। अंकुश, सर 1 मिनट। हम्म, अब भी गड़बड़ है राहिम, लेंथ में गड़बड़ है, लेंथ चेक करो। उमर, उसामा, टाइप कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है तारीफ, मैं दोबारा कराता हूँ आपको।
नहीं उमर, उमर कुछ गड़बड़ है। देखिए यहां से आपको के चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स नाउ। सर अब यहाँ सही से है। आप उसामा अब भी गड़बड़ है, अलमई का भी थोड़ा सा गड़बड़ है अभी भी, राहिम का अब सही है, अलमई आप भी ना लेंथ में गड़बड़ कर रहे हैं। तो देखो पहले तो हम के निकाल लेते हैं। के आएगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी डेल्टा एक्स ओवर ए divided by delta T now. So delta Q is heat, it's M1, it's L square, it's T minus 2. Delta X is length L1, delta T small t is time, it's T1. A is area, which is L square. Delta T is temperature, which is theta 1. आप थीटा 1 लिखो K1 लिखो एक ही बात है। अब जब आप डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ M तो 1 रहेगा, लेंथ की पावर देखो, लेंथ की पावर 2 है, लेंथ की पावर 1 है और लेंथ की पावर 2 है, तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1 माइनस 2 है और 1 है, इट्स t टू द पावर -2 -1। थीटा जब आप लोगे न्यूमरेटर में ले आओ, पावर इज -1 विच इज इक्वल टू k नाउ। सो ये आएगा m1 l -2 t -3 थीटा -1 इज सर एल इक्वल में टू, तो 1 आएगा। लेंथ की पावर Yes, सर एल yes, में 1 yes, आएगा पावर। yes, 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 yes. चलो गुड, L1, M1 L1 T -3 थीटा -1। हाँ जी, अब क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलिए तारिक अब आया? तारिक अब देखो अंकुश का एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी तुम लोग करके दिखा दो जरा सा। नेक्स्ट यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, कोई लिख रहा है इसको तो लिख लो, मुझे बताओ जल्दी से लिख लो तो आप फिर अब करेंगे। सर 1 मिनट। सर सॉल्व भी कर लिया था। चलो वेरी गुड, लिया। ओके चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला, कैलकुलेट dimensional formula for velocity gradient. वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, और वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, velocity gradient is velocity divided by length. ग्रेडियंट किसी भी क्वांटिटी के साथ आ जाए ना, ग्रेडियंट का मतलब है क्वांटिटी लो और उसे लेंथ से डिवाइड कर दो। चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज ग्रेडियंट, पोजीशन लेंथ होता है, तो जब भी वो किसी क्वांटिटी के ग्रेडियंट के लिए कह रहा है क्वांटिटी लो और लेंथ से डिवाइड कर दो, तो वेलोसिटी क्या होता है L1t -1, लेंथ हो जाएगा L1, कंबाइंड आ जाएगा t -1, सो दैट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट t -1। राहिम नम्रा दोनों का ठीक आ रहा था, वेरी गुड, लिख लीजिए इतना। सर एक सरफेस टेंशन बता देना। सरफेस टेंशन बता देते हैं, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन भी सीधी सी क्वांटिटी है,
देखो अंकुश, इन सब के लिए ना सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे सरफेस टेंशन है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द रेशियो ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स और लेंथ का जो रेशियो होगा दैट सरफेस टेंशन। फोर्स इज m1 l1 t minus 2 डिवाइडेड बाय लेंथ विच इज l1, तो ये आ जाएगा m1 t minus 2। इट्स m1 t minus 2 now। तो ये सरफेस टेंशन है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, m1 t minus 2। चलिए इसको लिखिए इतना। अब आपके सेक्शन के सिलेबस के नेक्स्ट सेक्शन पर आता है। नम्रा और राहिम और अंकुश, जरा क्लास के बाद ना 2 मिनट वेट करना, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा आफ्टर द क्लास, 2 मिनट, मीटिंग एंड करने से पहले थोड़ा वेट करना। हाँ जी, ये लिख लिया आप सबने? लिख लिया। ओके, मुझे ब्रेकआउट रूम की इनवाइट आई है। मत करना, एक्सेप्ट मत करना। ओए ब्रेकआउट रूम अभी को एक्सेप्ट मत करना, ठीक है? मैं असाइन करूंगा, अभी नहीं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब आपके सिलेबस का एक पोर्शन है जिसे कहते हैं बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आपके सिलेबस का वो पोर्शन है जिसमें आप बेसिकली इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं फ्लूइड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में। ये सर बल्क एक्सक्यूज मी, प्रॉपर्टीज। यस सर आपने मुझे और राइम खान को ब्रेकआउट रूम में डाल दिया था, अरे ये तो मैंने, उसे हटा दीजिए वहां से, वो गायब है। अरे यार मैंने नहीं डाला था, ये इन लोगों ने। रुको 1 मिनट, मैं खुद ब्रेकआउट रूम में जाके डालता हूं। और सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। 1 मिनट, आ गया सब? चलो आ गया, प्रीवियस स्लाइड शो। लिख लीजिए इतना। नहीं नहीं राहिम, आपको ब्रेकआउट रूम में नहीं रहना। ब्रेकआउट रूम तो गलती से क्रिएट हो गया था। सब आ गया ना यहाँ? हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो होगा, ये कहां तक लिस्ट पहुंच गई थी? 16 हो गया था ना, 17th क्वांटिटी। ये आपके सिलेबस का वो पार्ट है जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि एक सॉलिड है, अगर मैंने उसे स्ट्रेच कर दिया, लेंथ में चेंज आएगा, तब कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी। कंप्रेस कर दिया आपने किसी ऑब्जेक्ट को, वॉल्यूम में चेंज आ गया, तब कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी। तो ये सब आपको स्टडी करना है कि आप स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस करोगे, कहाँ कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है। इसे कहते हैं बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहली क्वांटिटी आती है स्ट्रेस। Stress is simply force divided by area. When we write dimensional formula, force का dimensional formula is m1 l1 t minus 2. Area is l square. तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा m1। जब आप l1 और l square को डिवाइड करेंगे 1 minus 2 t minus 2. So ये आ जाएगा m1 l minus 1 t minus 2. तो ऐसे आपने स्ट्रेस कैलकुलेट कर ली, m1 l minus 1 t minus 2 स्ट्रेस हो गई। फॉर्मूला अगर आप लोगे तो आपको यूनिट अगर चाहिए, फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी कह सकते हैं। जब आप सीजीएस लिखोगे, फोर्स की जगह आप डाइन यूज करेंगे, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर यूज करेंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्ट्रेस के बाद आप एक काम और कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी स्ट्रेन। स्ट्रेन में नेक्स्ट पेज पर ही लिखता हूँ। सर स्ट्रेस और प्रेशर एक ही होता है? स्ट्रेस और प्रेशर फर्क है। स्ट्रेस में ये जो मैंने फोर्स लिखी है ना, ये नॉर्मल फोर्स होती है।
स्ट्रेस में हम जो फोर्स ले रहे हैं दैट्स थ्रस्ट बेसिकली। थ्रस्ट वो फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। प्रेशर में आप कुछ भी ले सकते हैं, बट व्हेन वी राइट थ्रस्ट हम सिर्फ वो फोर्स लेते हैं जो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है। बट जहां तक डायमेंशंस कंसर्न है, प्रेशर एंड स्ट्रेस विल हैव सेम डायमेंशंस। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है। जो 18th क्वांटिटी है, 18th क्वांटिटी इज स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन समझो, स्ट्रेन तब डेवलप होता है जब आप किसी वायर की कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है एक वायर थी, कुछ लेंथ थी, आपने उसको स्ट्रेच करा, लेंथ चेंज हो गई, तो आपका होगा स्ट्रेन डेवलप हो गया। या आपने एक सॉलिड पोर्शन लिया, उसे उसका कुछ वॉल्यूम था, कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम चेंज हो गया, आपका हो गया स्ट्रेन डेवलप हो गया। या आपने डिस्टॉर्ट करके शेप चेंज कर दिया, आपका हो गया स्ट्रेन डेवलप हो गया। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला के नाम पर जो हम लिखते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, change in configuration divided by the original configuration. Change in configuration by original configuration का जो रेशियो होगा, that ratio is known as strain. अब कॉन्फ़िगरेशन कई तरह से चेंज कर सकते हो, तुम लेंथ चेंज कर सकते हो, तुम वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, तुम शेप चेंज कर सकते हो। अगर तुम लेंथ चेंज करोगे तो ऐसे लिखोगे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल। अगर तुम वॉल्यूम चेंज करोगे तो ऐसे लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो तुम्हारी मर्जी है तुम क्या यूज कर रहे हो। लेंथ चेंज कर रहे हो तो चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताओगे, देखो चेंज इन लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L1, ये कितना आ जाएगा, L0 आ जाएगा। तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस। यूनिट भी नहीं होगी, लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे कोई यूनिट नहीं आएगी, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन के बाद एक नेक्स्ट क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये आप कैलकुलेट करोगे, पहले स्ट्रेस लिख लो, स्ट्रेन लिख लो, फिर मॉडुलस करना। गुड अंकुश। क्या स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस लिख लिया। अलमाए यस सर, यस सर। हो गया। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना। अंकुश का सही आ रहा है, और किसी का कुछ आंसर? स्ट्रेन में एक चेंज इन लेंथ है और दूसरा चेंज इन वॉल्यूम, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को भी v से। बट आपको पता होगा हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेन लिख रहे हैं तो वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, इसीलिए वो कंफ्यूजन नहीं आएगा कि वेलोसिटी है या वॉल्यूम। राहिम का भी सही आ रहा है, और अरे गुड, उसामा का भी सही है, बहुत बढ़िया। नम्रा, अलमाई और उमर। अलमाई लेंथ में गड़बड़ कर रहे हो, लेंथ में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, चेक करो। नम्रा आप भी लेंथ में गड़बड़ कर रही है। और बचा कौन है? उमर बचा हुआ। उमर जी भेज रहा हूँ। मतलब इसमें तो कंफ्यूजन की कुछ गुंजाइश ही नहीं है यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना। तो स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही आएगा, m1
L minus 1 T minus 2। स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना। M1 L minus 1 T minus 2, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा स्ट्रेन पे। और इसकी यूनिट भी वही होगी जो यूनिट स्ट्रेस की होती है, इट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स। अब एक चीज और याद रखिएगा, कई तरह का, अच्छा पास्कल स्टार्ट्स विद अ कैपिटल P, पास्कल्स। अच्छा टाइपिंग एरर था नम्रा, फिर तो कोई बात नहीं। पास्कल, दिस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कई तरह के मॉडुलस आप यूज करेंगे। एक होता है y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं यंग्स मॉडुलस। कभी वो b से रिप्रेजेंट करेगा, कहेगा बल्क मॉडुलस। कभी वो ईटा से रिप्रेजेंट करेगा और कहेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसे हम कहेंगे दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नाउ। तो ये है आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, डायमेंशन फॉर्मूला m1 L minus 1 T minus 2 SI यूनिट पास्कल्स। तो किसी भी तरह का एरर हो, है सॉरी एरर कह रहा हूं, किसी भी तरह का मॉडुलस हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का होता है, m1 L minus 1 T minus 2। ये नाम याद रखना, यंग्स, बल्क, मॉडुलस लास्ट ऑफ वाला रिजिडिटी। उसका मॉडुलस ऑफ सिंबल क्या है? रिजिडिटी ईटा, लास्ट वाले का सिंबल ये ईटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चेंज कर दूं स्लाइड? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक। इसके बाद आपके सिलेबस का 11th के सिलेबस का आखिरी पोर्शन एसएचएम एंड वेव्स, ये लास्ट पोर्शन है 11th के सिलेबस का। सो लिस्ट कहां तक पहुंची है हमारी? 19th 20th। देखिए मैं सारी क्वांटिटीज नहीं लिखवा पा रहा हूं, मतलब अगर मैं सारी क्वांटिटीज लिखवाऊंगा तो सिर्फ ये लिस्ट 5 क्लासेस ले जाएगी। तो यहाँ मोटिव सिर्फ ये होता है कि आपको सिखा देना कि इफ यू नो फॉर्मूला तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। एसएचएम और वेव्स में सबसे पहली क्वांटिटी आती है वेवलेंथ। नम्रा जल्दी से बताओ वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, अरे लेंथ है, लेंथ ऑफ अ वेव L1 SI यूनिट मीटर, CJ सेंटीमीटर। वेवलेंथ के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आती है एसएचएम और वेव्स में टाइम पीरियड। Time देखिए period. टाइम पीरियड के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, इट्स अ टाइम ओनली। सो T1 E1 सेकंड्स, CGS भी सेकंड्स। 22 टाइम पीरियड वेवलेंथ हो गया, टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को T न्यू से minus रिप्रेजेंट 1 करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, राइट। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ही यही होता है, इट्स 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम, इट्स 1 बाय टाइम इज फ्रीक्वेंसी। तो जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे इट्स T minus 1, SI यूनिट इज सेकंड इनवर्स, और इस सेकंड इनवर्स को आप हर्ट्ज कह सकते हैं। सीजीएस में फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं करते। तो ये तो छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं। थर्ड है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड है, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, स्पीड है ना ये, L1 T minus 1 मीटर पर सेकेंड, CGS इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक लास्ट क्वांटिटी तुम्हारे सिलेबस के इस पोर्शन में आती है, दैट इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। ये मुझे चाहिए होगा, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। E is equal to h nu is the formula. E is energy, nu is frequency, and this h is Planck constant। मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, पहले आप इतना लिखो, फिर आप Planck कांस्टेंट मुझे करके दिखाओगे कि Planck कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ रहा सर व्हाट इज एच? है। h इज ये h, ओह फ्रीक्वेंसी, ओके ओके सर। h is Planck constant and nu is frequency। इसे जल्दी से लिखो और Planck कांस्टेंट मुझे कैलकुलेट करके दिखाओगे आप क्या होगा। Planck कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, ये आप काफी यूज करेंगे आगे। वेरी गुड नम्रा।
बहुत बढ़िया। अंकुश इतना टाइम कैसे लग गया? रहीम तुम फिर गड़बड़ कर रहे हो, देखो फिर तुम गड़बड़। अंकुश कर रहा है, राहिम तुम गड़बड़ कर रहे हो, उसामा का भी गड़बड़। ए प्लैंक का सर समझ आ गया। आ गया। फॉर्मूला। सर प्लैंक का फॉर्मूला देखें। प्लैंक अभी दिखा, ये इतना लिखा सबने, ये स्लाइड लिख ली है सबने? तो लिख मैंने लिया। भेज दिया आंसर। आंसर भेज दिया राहिम ने, ठीक है राहिम अब सही आ रहा है। ये स्लाइड सबने लिख ली है ना? चेंज करूं मैं स्लाइड को? सर आपने स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या लिखा है? सी, सी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता है। इट्स गुड, तुम लोगों की स्पीड अच्छी हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम बहुत तेजी से जा सकते हैं। वेरी गुड। अंकुश गलत बोल रहा है, प्लैंक कांस्टेंट चाहिए मुझे, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, क्या करो? सर ml2t-1 सर वही लिखा था, थोड़ा एरर हो गया। अच्छा सर सही है हमारी? हाँ, ml2t-1 बिल्कुल सही आ रहा है। देखो कितना आसान है। H is just the ratio of energy and frequency. So H is energy, which is m1 L square t minus 2. Frequency, which is t minus 1. So your H is m1 L square t minus 2 plus 1. It's m1 L square t minus 1 now. और जब आप यूनिट लिखोगे ना, इट्स एनर्जी बाय सेकेंड इनवर्स, सो एनर्जी इज जूल बाय सेकेंड इनवर्स, सो इट्स जूल सेकेंड्स ओनली। SI यूनिट इज जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तीन कांस्टेंट बहुत काम के हैं, आप बहुत यूज किया करोगे। सो देखो ये 11th वाला पोर्शन तो खत्म हुआ। तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में सिर्फ ये जो 80 28 मैंने लिखवाई है, इनमें से कहीं कुछ पूछ रहा होगा, लेकिन इसके बाद एक बड़ा पोर्शन है आपके सिलेबस का, 12th के सिलेबस का, क्योंकि आपको एंट्रेंसेस में 12th के सिलेबस से ज्यादा डायमेंशंस आती है, 11th की तो कम यूज होती है। सो आज ये 1 घंटे की क्लास होगी, केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी। देखो अभी 1-1 घंटे की सिर्फ इसलिए कि मुझे इस बैच से बच्चों को अलग अलग बैच में शिफ्ट करना होता है, मतलब आप में से सब अलग अलग बैचेस में जाते चले जाओगे, तो बस वो डिसीजन लेने के लिए ये बैच चलती रहती है। धीरे धीरे आप सब अपनी बैचेस में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपकी बैच टाइमिंग्स वही 1.5 आवर की क्लास हो जाएगी। सो केमिस्ट्री क्लास है आप लोगों की, सेम मीटिंग आईडी है, तो मैं